आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए जीव विज्ञान शिक्षण पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में हम आपको पारतंत्र के बारे में बताए थे, तो आज हम पाठ 22 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है प्रदूषण यानी पॉल्यूशन। आप सभी को इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट्स तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रदूषण। प्रदूषण है क्या? तो वायु, जल व मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जो मानव और मानव से संबंधित अन्य जीवधारियों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं। होता क्या है, जैसे वायु है, जल है, मृदा है, इनका भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण जो होते हैं अपना जो है अलग अलग है। तो इनमें जब इनके में तीनों में भौतिक में, रासायनिक, जैविक गुणों में जब अवांछनीय यानी अनवांटेड परिवर्तन हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात जो है अलग अलग है। जिससे मान लीजिए कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और जो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो अब जब इनमें परिवर्तन हो जाएगा, अवांछनीय परिवर्तन यानी इन गैसों की मात्रा कम या अधिक हो गई, तो अब वही क्या होता है कि मानव और मानव से संबंधित जो भी जीवधारी हैं उनके शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, उन्हें प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण जिन कारकों द्वारा उत्पन्न होते हैं उनको प्रदूषक कहते हैं यानी पॉल्यूटेंट कहते हैं। प्रदूषण को पॉल्यूशन कहते हैं और प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उन्हें पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो प्रदूषण का क्लियर हुआ कि वायु, जल और मृदा जब इन तीनों के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो मानव से संबंधित जो भी जीवधारी हैं उनके शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उसी को प्रदूषण कहते हैं। आप इसे पर्यावरण प्रदूषण भी कह सकते हैं। और अब प्रदूषण के कारण क्या है, यानी किसके कारण जो होते हैं प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। पहली बात तो जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि से भी प्रदूषण हो रहे हैं। होता क्या है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ रही है। तो अब जनसंख्या वृद्धि से भी होता क्या है कि जैसे मानव क्या करता है, श्वसन क्रिया करता है। श्वसन क्रिया में CO2 छोड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ऑक्सीजन जो होते हैं प्राणदायी गैस होती है, इसकी मात्रा कम हो रही है एक तरफ, और एक तरफ जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ रही है, यानी अवांछनीय गैसों में परिवर्तन हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि से मानव की आवश्यकताएं बढ़ने के कारण मानव इधर उधर कूड़ा कचरा भी अधिक जो है उत्सर्जित कर रहा है, इससे भी प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। दूसरी बात औद्योगिकीकरण, यानी बहुत सारे जो होते हैं उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, उनसे जो कचरा वगैरह निकलते हैं, कूड़े वगैरह, तो सब नदियों में बहा दिए जाते हैं। उनसे भी क्या होता है, प्रदूषण उत्पन्न होता है। शहरीकरण, जैसे शहरीकरण हो रहा है तो बहुत से नए नए मकान बन रहे हैं, और इसके लिए जैसे मान लीजिए कि जो मकान बन रहे हैं तो इसमें सीमेंट है, रेत है, इस सब मिल करके मकान बनते हैं। आंधी तूफान आया तो ये सब भी उड़ करके दूसरे स्थान में जाते हैं। शहरीकरण में कुछ लोग जो है गरीब तबके के लोग रहते हैं, वो जा करके बनी बस्तियों का निर्माण करते हैं, क्योंकि वो जो है बिल्डिंग का निर्माण अपने लिए नहीं कर पाते हैं। शहरीकरण से भी प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। अगली बात, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग। जिससे रासायनिक खाद और कीटनाशक का लोग प्रयोग करते हैं कृषि की पैदावार बढ़ाने में, तो अब वही रासायनिक खाद या कीटनाशक जो होते हैं वर्षा जल के साथ बह करके चले जाएंगे जो है अन्य जल में, यानी जलाशयों में, जैसे तालाब, नदी में, इनमें पहुंच करके प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। वन संपदा का ह्रास होने से प्रदूषण हो रहा है।
जैसे अगर जंगलों से जो है पेड़ पौधे कट गए, पेड़ पौधे कट जाते हैं, चूँकि यह क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और भी गैसों को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो वन संपदा के ह्रास से भी प्रदूषण होता है। आंधी तूफान को भी रोकते हैं, जैसे जो कि प्रदूषण के कारण भी होते हैं। युद्ध भी प्रदूषण के कारक होते हैं। होता क्या है, जिससे मान लीजिए कि युद्ध में अगर नाभ की विखंडन किया जा रहा है, यानी परमाणु बम वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उससे क्या होते हैं कि रेडिएशन होता है, यानी विकिरण प्रदूषण उत्पन्न होता है। यातायात, मोटर गाड़ियाँ जो हैं और ट्रेन वगैरह, इन सब से भी क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब जो होते हैं गैसें निकलती हैं जो कि वायु को प्रदूषित कर देती हैं। तो ये सब जो होते हैं ये सब जो होते हैं प्रदूषण के कारण होते हैं। यानी प्रदूषण के कारण में आपको क्लियर हो गया, जनसंख्या में वृद्धि भी, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, रासायनिक खाद कीटनाशकों का प्रयोग, वन संपदा का ह्रास, युद्ध, यातायात। अब प्रदूषण के प्रकार की बात करते हैं। प्रदूषण जो होते हैं निम्न 5 प्रकार के होते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और विकिरण प्रदूषण। अगर केयर किया जाए तो यहाँ पर आपको बताएं कि प्रदूषण वायु, जल और मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो मानव और मानव संबंधित अन्य जीवधारियों का शरीर पर हानिकारक प्रभाव या जीवधारियों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं। अब यहाँ जैसे वायु प्रदूषण आ गया, तो वायु के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो मानव संबंधित अन्य जीवधारियों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, उनको आप वायु प्रदूषण कहते हैं। ऐसे ही जल की बात, कि जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो मानव संबंधित अन्य जीवधारियों के शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है, जल प्रदूषण कहलाता है। ऐसे ही मृदा का भी अपना भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण होता है, उसमें भी जब अवांछनीय परिवर्तन होता है तो वह अवांछनीय परिवर्तन मानव और मानव से संबंधित जीवों के शरीर पर जब हानिकारक प्रभाव डालते हैं तो भी इसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि ये ध्वनि प्रदूषण जो होते हैं शोर से होते हैं। तो जो भी शोर उत्पन्न हो रहा है वह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। विकिरण प्रदूषण जो होते हैं यह विकिरण के द्वारा होने वाला प्रदूषण, जैसे रेडिएशन होता है, सूर्य के प्रकाश में भी जो होते हैं विकिरण होती है, और जो है नाभ के विखंडन में भी विकिरण उत्पन्न होता है। तो इनसे जो उत्पन्न होगा प्रदूषण उन्हें विकिरण प्रदूषण कहेंगे। और शोर से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण, और जो है विकिरण से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण विकिरण प्रदूषण कहलाएंगे। अब हम बात थोड़ा सा जो है डिटेल करते हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण के बारे में। पहला है इसमें वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण है क्या, आपको पहले ही क्लियर कर दिए कि वायु के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो मानव और मानव संबंधित अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं वायु प्रदूषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वायु में गैसों की एक निश्चित मात्रा, चूंकि अवांछनीय परिवर्तन होना है, एक निश्चित मात्रा होती है, यदि किसी कारणवश किसी गैस की मात्रा कम या अधिक हो जाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। या विविध कारकों के कारण वायु में दोष उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। तो क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने आप बताया कि अवांछनीय परिवर्तन होता है तो वायु की गैसों में एक निश्चित मात्रा होती है, आपको क्लियर कर दिए थे पहले ही, जिससे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% लगभग में है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैसें 0.9%। तो अब जब किसी कारण इन गैसों की मात्रा जो होती है कम या अधिक हो जाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अथवा आप कह सकते हैं विविध कारकों के कारण। अब कौन कौन से कारक होते हैं, इसमें हम आपको कुछ प्राकृतिक कारक बताएंगे, कुछ मानवजनित कारक बताएंगे। तो अब विविध कारकों के कारण वायु में दोष उत्पन्न होना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। अब वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, तो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक
स्रोत भी है और मानव जनित स्रोत भी है। तो यहाँ पर प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण के रूप में, यानी वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारक होते हैं, या कौन कौन से कारण हैं, या कौन कौन से स्रोत हैं, तो यहाँ पर अब आप क्लियर हो जाइए कि पहली बात प्राकृतिक कारण क्या है, या प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं। तो जंगल में अनेक मरे जानवरों की दुर्गंध से, क्योंकि अगर जंगल में अनेक जानवर मर गए तो उनकी दुर्गंध जो है वायु में मिल जाती है, तो भी वायु प्रदूषित हो गया। सूखी पत्तियों के सड़ने से, यानी जब सड़ती है तो भी उसकी भी दुर्गंध जो होती है वायु मिल जाती है। ज्वालामुखी के फूटने से निकली राख से आंधी तूफान के समय उड़ती धूल, यानी ज्वालामुखी के फूटने से जब राख निकलती है तो वह भी वायु में मिलकर के वायु प्रदूषित कर देती है। आंधी तूफान के समय उड़ती धूल, आंधी तूफान समय जब धूल उड़ करके वह भी क्या करती हैं, वायु को प्रदूषित करती है। वनों में लगी आग से उत्पन्न धुआं और कोहरा आदि, यह सब जो होते हैं प्राकृतिक कारण होते हैं वायु प्रदूषण के। अब मानव जनित कारण कौन कौन से होते हैं? दहन, ईंधन जलना। दहन यानी जो दहन किया जाता है ईंधन का, और जलना जो भी है, तो यानी दहन प्रक्रिया होती है और ईंधन जलना जो होती है। जैसे मोटर गाड़ियों में भी दहन प्रक्रिया होती है, ईंधन जब आप जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसें जो होती है वायुमंडल में, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या होती है वायुमंडल मिल करके वायु को प्रदूषित करती है। औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक कारखानों से बहुत सारे अपशिष्ट जो होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं, तो इससे भी वायु प्रदूषित हो जाती है। वृक्षों के कटने से, आपको पहले ही बता दिए कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं। जब वृक्ष कट जाएंगे तो CO2 का जो है वृद्धि हो जाएगी वायुमंडल में और वायु प्रदूषण हो जाएगा। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव क्या है। तो कारखानों से, चूँकि औद्योगिक अपशिष्ट, यहाँ पर औद्योगिक यानी कारखाने होते हैं उद्योग में, इनसे चिमनियों से निकली ये CO2 जो कि औद्योगिक अपशिष्ट है, श्वास नली में जलन उत्पन्न करती है और फेफड़ों को भी हानि पहुँचाती है। यानी जनजीवन पर प्रभाव क्या पड़ा कि कारखानों से, जो चिमनियों से जो निकली ये CO2 होती है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, यह श्वास नली में जलन उत्पन्न कर देती है और फेफड़ों को भी हानि पहुँचाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से थकावट, मानसिक विकार भी हो जाते हैं, थकावट भी होता है जब अधिकता हो जाती है शरीर में, मानसिक विकार भी उत्पन्न होते हैं और फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है, ऐसे रोग हो जाते हैं। वायु में मिले शीशे के कण, क्योंकि औद्योगिक कारखाने जो शीशे के कण वायु में मिल जाते हैं, अपशिष्ट के रूप में ऊपर निकलते हैं, तंत्र में विकार उत्पन्न कर देते हैं। लोहे की खानों में लोहे के अयस्क की धूल में सिलिका के कण मिलने पर लौह स्थितमयता रोग हो जाते हैं। तो लोहे के खाने में जो लोहे के अयस्क की धूल में क्या होते हैं, सिलिका के कण मिले रहते हैं। तो अब उस सिलिका के कण जो मिले रहेंगे वायु में मिल जाते हैं। अब इससे जैसे मानव शरीर पर जब पहुंचते हैं तो लौह स्थितमयता रोग इससे हो जाते हैं। तो अगला है धूल व कार्बन के कण पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी मंद कर देते हैं। तो धूल और कार्बन के कण ये भी क्या होते हैं, प्रदूषण के कारक है, वायु प्रदूषण कारक है। जब ये पत्तियों पर जमा होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी क्या करते हैं, मंद कर देते हैं। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण से बचाव की, कैसे वायु प्रदूषण से बचाव किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण से बचाव में पहली बात, घरों में धुआं रहित ईंधनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो घर में क्या किया जाए, जो भी धुआं रहित ईंधन है, जैसे अब सोलर कुकर का इस्तेमाल किया जाए, या जो है जो गैस से खाना पकता है उसका इस्तेमाल किया जाए, यानी कुकिंग गैस का इस्तेमाल किया जाए। तो इस प्रकार से जो है धुआं रहित ईंधन जो है लकड़ियों वगैरह से जो खाना पकने वाले हैं उनका इस्तेमाल कम किया जाए। चिमनियों पर विशेष प्रकार के फिल्टरों का प्रयोग करना चाहिए। फिल्टर लगने से क्या होते हैं कि जो विषैली गैसें होती हैं, जो धूल, जो कार्बन वगैरह कण होते हैं, वह सब रुक जाते हैं, यानी छन करके जो होते हैं वह बाहर निकलेंगे वायु।
तो अब इससे क्या होता है, कम वायु प्रदूषण होता है, लेकिन होता है। कारखाने आबादी से दूर होने चाहिए। जो कारखाने होते हैं आबादी से दूर रहेंगे तो मानव जीवन पर थोड़ा उनका प्रभाव कम पड़ेगा। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण जो होते हैं बहुत आवश्यक है। यह क्या करता है कि यह हर प्रकार के प्रदूषण को रोकता है। कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिए। जो कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाना चाहिए। इस प्रकार से आप वायु प्रदूषण से बचाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं जल प्रदूषण की। हमने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि जल के भौतिक रासायनिक जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो मानव और मानव संबंधित जीव शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है, जल प्रदूषण कहलाता है। अब आपको अलग तरीके से कि जल में अनेक प्रकार के खनिज, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसों के निश्चित अनुपात से कम या अधिक तथा अन्य अनावश्यक पदार्थ घुले होने से जल प्रदूषण हो जाता है। क्लियर हुआ कि जल में अनेक प्रकार के खनिज तो कौन से, कार्बनिक भी रहते हैं और अकार्बनिक भी रहते हैं। अब गैसों का भी एक निश्चित अनुपात होता है। अब यही खनिज जो कार्बनिक हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, यह अवगैसों का जो निश्चित अनुपात है, यह जब कम या अधिक हो गया यानी अवांछनीय परिवर्तन हो रहा है जल में तथा अन्य अनावश्यक पदार्थ जो घुले होने से यानी कम हो गया, अधिक यानी अवांछनीय परिवर्तन हुआ। इसके अतिरिक्त जब अनावश्यक पदार्थ भी क्या होते हैं, घुल जाते हैं जल में, तो भी जल प्रदूषण हो जाता। जल प्रदूषण के स्रोत क्या है? तो जल के प्रदूषण के स्रोत में पहली बात है यहाँ फर्स्ट पॉइंट कि गंदा जल जिसमें औद्योगिक कारखानों तथा घरों का तरल और ठोस कचरा और मल गौशाला घुड़साल आदि की गंदगी मिली हो वाहित मल कहलाता है। यानी वाहित मल जो होते हैं, वाहित मल में होते क्या क्या है, गंदा जल भी होते हैं, औद्योगिक कारखानों घरों के तरल और ठोस कचरा भी होते हैं, मल गौशाला घुड़साल आदि की गंदगी, ये सब क्या होते हैं, मिले होते हैं। उस गंदे जल को वाहित मल कहें। तो यह वाहित मल नदियों में बहा दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, नदियां जो होती हैं दूषित हो जाती हैं। पहली बात तो वाहित मल यानी घरों से निकले हुए कचड़े, औद्योगिक कारखानों से निकले हुए कचड़े, यह सब जो होते हैं जल प्रदूषण के स्रोत हैं। दूसरी बात है कि कारखानों का कचरा जिसमें पारे तथा शीशे के कार्बनिक यौगिक होते हैं नदियों में बहा दिए जाते हैं। कृषि में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटनाशक पदार्थ जैसे एल्ड्रिन, डीडीटी आदि वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि कारखानों का कचरा जो है इसमें पारे और शीशे कार्बनिक यौगिक भी पाए जाते हैं, ये भी नदियों में बहा दिए गए तो नदियों के जल क्या होते हैं, प्रदूषित हो गए। कृषि में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटनाशक पदार्थ, क्योंकि अब यह भी क्या होते हैं खेत में तो बहाए गए, लेकिन फिर होता क्या है कि जैसे एल्ड्रिन, डीडीटी है खेत में तो छोड़े गए, लेकिन वर्षा जल के साथ यह भी बहकर नदियों में पहुँच जाते हैं और नदियों के जल को प्रदूषित कर देते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ भी भूमि से जल प्रवाह में पहुंच जाते हैं जो कि जल को प्रदूषित कर देते हैं। कच्चा पेट्रोल निकालते और भरते समय समुद्र में बहकर गिर जाते हैं, जिससे समुद्र का जल दूषित हो जाता है। नदियों अथवा तालाबों के पास धोए गए कपड़ों की गंदगी, साफ किए गए बर्तनों की गंदगी भी बहकर नदियों में पहुंच जाती है और नल को और जो है जल को प्रदूषित कर देती है। अब जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है, इसके बुरे प्रभाव क्या पड़ते हैं? तो जो अवांछित अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वह जल में मिलने से अनेक भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। तो बात पहले क्लियर किया गया, अवांछित अपशिष्ट पदार्थ जब जल में मिलेंगे तो उनसे भौतिक, रासायनिक, जैविक परिवर्तन हो जाएंगे। तो जल प्रदूषण से जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु तो प्रभावित होते हैं, मनुष्य भी अत्यधिक प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए जल में रहने वाली जो मछली होती है, अब वह प्रदूषित हो गई, अब उसको जो खाने वाले मनुष्य होते हैं तो वह प्रदूषित मछली मनुष्य के अंदर जाकर के विभिन्न रोग उत्पन्न कर देती है। तो अब फिर आगे बात है, प्रदूषित जल के पीने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे टाइफाइड, मियादी बुखार जिसको कहते हैं, पेचिस, क्षय रोग, टीबी, पीलिया आदि भयंकर रोग हो जाते हैं। तो प्रदूषित जल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीवाणु, विषाणु और हानिकारक क्रीम और उनके अंडे पाए जाते हैं जो कि मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। यानी जल प्रदूषण से
आपको क्लियर हुआ कि मनुष्य में तो क्योंकि पौधे और जंतु तो प्रभावित होते ही हैं, मनुष्य भी इससे क्या होते हैं, अधिक प्रभावित होते हैं। अब होते क्या हैं, अनेक रोगों के जो रोगाणु होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, हानिकारक क्रीम, यह सब उनके अंडे जो होते हैं वह जल में, दूषित जल में ही पाए जाते हैं। इससे मनुष्य में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। तो आपको क्लियर कर दिए, टाइफाइड, पेचिस, क्षय रोग, टीबी, पीलिया, भयानक रोग जो होते हैं जल प्रदूषण के ही कारण होते हैं। अब जल प्रदूषण से कैसे बचाव करते हैं? जल प्रदूषण रोकने के उपाय, शहर तथा गांव की नलियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि आपको क्लियर किए थे कि ये सब नदियों में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, नदियों का जल दूषित हो जाता है। तो शहर और गांव की नदियों में जो बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थ होते हैं उनको नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, नदियों के समीप गंदे बर्तन और मरीजों के कपड़े भी नहीं धोना चाहिए, जिससे चूँकि जो मरीज होंगे उनमें कपड़े में रोगाणु लगे रहेंगे, वह भी जल में पहुंच करके जल को दूषित कर देंगे, यानी रोगयुक्त कर देते हैं। नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर भी रोक लगा देनी चाहिए। मृत पशु के शरीर में मान लीजिए रोग गाढ़ पनप गए हैं, रोग के अणु हैं, उससे भी क्या होते हैं, रोग फैल जाते हैं। वाहित मल को नदियों में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि वाहित मल द्वारा जो होते हैं नदियाँ काफ़ी प्रदूषित हो जाती हैं। नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने और वाहनों को धोने पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। नदियों और तालाबों में पशुओं को नहलाने पर भी और वाहन को धोने पर भी रोक लगा देनी चाहिए। कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी आवश्यकता से अधिक प्रयोग करेंगे मान लीजिए पैदावार बढ़ाने के लिए, तो उससे क्या होता है, प्रदूषण उत्पन्न होता है। उद्योगों को नदियों के किनारे स्थापित नहीं करना चाहिए। औद्योगिक कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को सीधे साधे नहीं बहाना चाहिए, अपितु इन पदार्थों को दोष रहित करके ही नदियों में बहाना, यानी कहने मीन्स इसको रिफाइन करके ही नदियों में बहाना चाहिए। परमाणु शक्तियों का प्रयोग जलाशयों के समीप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होते हैं, जल भी प्रदूषित हो जाता है। यानी नाकी विखंडन जो भी करना है वह नदियों के समीप नहीं करना चाहिए, यानी जलाशय के समीप नहीं करना चाहिए। जन साधारण में जल प्रदूषण के कारणों, दुष्प्रभावों तथा रोकथाम की विधियों के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। जो जन साधारण यानी जनता को जागरूक करने के लिए जल प्रदूषण के कारण, यानी किसके कारण हो रहे हैं, इसके क्या बुरे प्रभाव हैं, इसके कैसे रोकथाम किया जा सकता है, इसके लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए। प्रदूषित जलाशयों की सफाई भी समय समय पर करते रहना चाहिए। प्रदूषित जो जलाशय होते हैं उनकी भी समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम आपको वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में बताएं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे अच्छे से तैयार भी कर लेंगे। अगले वीडियो में हम आपको मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और विकिरण प्रदूषण के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।